जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 23वां वीडियो है और आज का टॉपिक है सामाजिक सुधार के प्रयास भाग 1, जिसे इंग्लिश में एफर्ट्स फॉर सोशल रिफॉर्म पार्ट 1 कहते हैं। इससे पहले वाले अध्याय में सामाजिक सुधार के अंतर्गत हम लोगों ने अपनी परंपराओं को समझा था कि हमारी परंपराएं क्या थी तथा 19वीं शताब्दी में कौन कौन से कारक जिम्मेवार है, कारण जिम्मेदार है जो कि सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रेरित करता है, तथा हम समस्याओं को समझे थे कि हमारे समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं। आज हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत उन समस्याओं का देखने का प्रयास करेंगे तथा उन समस्याओं का उन्मूलन क्रमशः कैसे होता है तथा इनमें किन किन का योगदान होता है उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं सामाजिक सुधार के प्रयास भाग 1। सामाजिक सुधार के लिए भारत में सबसे पहले संगठन बनाया जाने लगा। हम लोग देखेंगे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब सारे समाज नजर आएंगे। सामाजिक सुधार के लिए संगठन बनाया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या किया जाएगा, संगठन बना के जगह जगह शाखाएं खोली जाएगी पूरे देश में। उसके बाद इस संगठन के माध्यम से जानकारी, चेतना, ज्ञान का प्रचार प्रसार लोगों के बीच में किया जाएगा। उसके बाद लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जाएगा धर्म समाज परंपरा के सच्चे स्वरूप का, क्योंकि ये जो भी थे हमारी समाज में बुराइयाँ इन्हीं से जुड़ी हुई थी। अगर उन बुराइयों पर चोट करना है तो इनके सच्चे रूप को बताना जरूरी है, तभी लोगों को विश्वास उत्पन्न होगा। उसके बाद देखेंगे कि समझाने के लिए तर्क एवं विज्ञान का प्रयास किया गया। धर्म और समाज के और ये परंपरा को समझाने के लिए तर्क और विज्ञान का प्रयोग किया गया, सहारा लिया गया। उसके बाद जो आंदोलन किए गए, ये सब होने के बाद आंदोलन किया जाना था, तो आंदोलन वैचारिक भी थे और भौतिक आंदोलन थे। और भौतिक आंदोलन के अंतर्गत ऐसे किया जाता था कि मान लिया कोई अस्पृश्य है अपने समाज में, वो हाशिए पे है या दलित है, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं किया जा रहा। संगठनों के द्वारा क्या किया जा रहा है कि लोगों को इकट्ठा करके मंदिरों में प्रवेश कराया जा रहा है। ये भौतिक रूप से किया जा रहा है, ठीक है ना। यानी भौतिक आंदोलन के अंतर्गत हम देखेंगे बलि प्रथा को रोका जा रहा है। उसके बाद अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है, तथा वैचारिक और मानसिक स्तर पर आंदोलन के हम देखें तो पूजा पाठ कर्म को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इनको वैचारिक स्तर पर बदलाव किया जाए तर्क और विज्ञान के माध्यम से, तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता चला जाएगा। तो इस आंदोलन में हम लोग देखेंगे यही किया जा रहा है, ठीक है। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग राजा राम मोहन राय को देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक सुधार के प्रयास में अग्रणी नामों में हम लोग देखेंगे तो राजा राम मोहन राय एक आते हैं और ये सबसे प्रमुख भी होते हैं। तो आइए देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय अपने समय का चट्टानी व्यक्तित्व। क्यों चट्टानी व्यक्तित्व कह रहा हूँ, ये आगे चल के आपको दिखाई देगा। ये पुनर्जागरण आंदोलन के हिमालय थे, बहुत ही साहसी व्यक्ति थे, महान व्यक्तित्व इनका था, बहुत ही कर्मठ आदमी थे, जो संकल्प ले लिया वो ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद ये अद्भुत मेधावी व्यक्ति थे, 1 दर्जन से अधिक भाषाओं के जानकार भी थे, जिसमें फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, हिब्रू, फ्रांसीसी, ग्रीक सभी आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इनका व्यक्तित्व जो था चहुमुखी नहीं बहुमुखी था। चहुमुखी मतलब चारों दिशाओं में, लेकिन इनका व्यक्तित्व बहुमुखी कई दिशाओं में था, ठीक है। इनका जन्म को देखें तो 1772 एडी होता है और इनकी मृत्यु 1833 एडी में ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ था, जहाँ पर मेनिंजाइटिस एक स्थान है, वहाँ पर स्टैचू भी है। इनको 61 वर्ष का उम्र मिला और उस समय भारत के औसत आयु की बात करें तो 35 वर्ष थी। राजा राम मोहन राय हमारे भारतीय समाज के पुनः जागरण जो 19वीं शताब्दी में हुआ था उनके अगुआ थे, नेता थे। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए ध्यान से इसके बारे में पढ़िए। इसके बाद ये अपने संगठन के माध्यम से सामाजिक सुधार करते हैं, जिनका नाम था ब्रह्म समाज, और 1829 एडी में इन्होंने स्थापना की थी। सती प्रथा की जो के लिए कानून बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय जो गवर्नर जनरल थे, उनके माध्यम से इन्होंने कानून बनाया। और 1831 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के राजदूत बनकर ये इंग्लैंड भी गए थे। ये निडर एवं संकल्पवान व्यक्ति थे। ये जितने भी मुद्दे उठाए बंगाल की चेतना में खलबली मचा दी, इसलिए इनको बंगाल के पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाने लगा। ये देखेंगे सुधारों में सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। इन वजहों से क्या हुआ कि इनको अपनी जाति से निकाल दिया गया और इनको अपनी माँ ने भी इनका विरोध किया। इस वजह से लगा इनको कि राजा राम मोहन राय को कि इतना जन आंदोलन हो रहा है, जन विद्रोह हो रहा है, लोगों में असंतोष की भावना है, तो कहीं ब्रिटेन सरकार इस सुधारों को रोक न दे, इस सुधार के प्रति कानून न पारित करे, इसलिए ये ब्रिटेन भी गए हुए थे।
राजा राम मोहन राय मुग़ल साम्राज्य के राजदूत बनकर इंग्लैंड भी गए हुए थे और वहाँ पर जाकर जो मुग़ल प्रशासन था, मुग़ल शासक था, उसके पेंशन में भी वृद्धि करवाया था। इसके अलावा ये अपने विचारों के प्रति ज़बरदस्त आस्था और निष्ठा रखते थे, इसलिए इनका व्यक्तित्व जो था विराट बनते चला गया, बहुमुखी बनते चला गया। इनका जन्म 1772 AD में बंगाल में हुआ था। यह सबसे समृद्ध प्रांत था उस समय और ये अंग्रेज़ों की राजधानी बन चुकी थी। यहाँ पर देखें तो फोर्ट विलियम कॉलेज था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिस्ट्री सोसाइटी तथा जेम्स प्रिंसिपे जैसा विराट व्यक्तित्व वहाँ मौजूद था। इस वजह से ये सारी चीज़ें कलकत्ता में मौजूद होने के यहाँ की कलकत्ता की आबो हवा अलग ही थी। इस कारण कलकत्ते की चेतना कुछ अलग थी। इसकी चेतना शेष भारत की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी, आधुनिक थी। यूरोपीय साहित्य बंगाल के होते हुए शेष भारत में आया। जो भी यूरोपीय साहित्य हैं बंगाल होते हुए शेष भारत में पहुंचा। इस कारण जो बंगाल की चेतना थी, कलकत्ते की चेतना थी, वो अलग थी। इनको भारतीय पुनर्जागरण का अगुआ कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको समझते हैं। इनका जन्म 1772 AD में हुआ था, यानी कि उम्र के हिसाब से ये सबसे पहले आए एवं इन्होंने सबसे पहले आंदोलन को छेड़ा, ठीक है ना। तो जो भी भारत में सामाजिक सुधार करने वाले लोग आते हैं वो उनमें सबसे पहले ये अपने राजा राम मोहन राय, क्योंकि इनका जन्म 1772 AD में होता है। इससे पहले जो भी आने वाले थे उनका जन्म नहीं हुआ था। उम्र के हिसाब से ये सबसे पहले आए और इन्होंने सबसे पहले आंदोलन छेड़ा। बाकी के समाज प्रार्थना, आर्य, थियोसॉफिकल सोसाइटी काल के दृष्टि से बाद में आते हैं। इनकी शुरुआत की गई चीज़ों को बाकी संगठन, जो ऊपर के संगठन है और अन्य संगठन, ये आगे लेकर चलते हैं। इस तरह सिद्ध होता है कि राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं, नेता हैं, पायनियर हैं, ठीक है ना। तो हम और देखते हैं इनके संबंध में जानकारी लेते हैं। राजा राम मोहन राय ये अद्भुत मेधावी व्यक्ति थे। ये 1 दर्जन से अधिक भाषाओं के जानते थे और ये एक लेखक भी थे। फारसी में लिखा गया एक लेख है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था। एक किताब है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था। उस किताब के नाम है ए गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट। वो गिफ्ट मतलब उपहार, मोनोथेसिस्ट मतलब एक विश्वास जिसे हम लोग हिंदी में एक ईश्वरवादियों को उपहार कहते हैं। यानी कि इनकी वैचारिक मान्यता एक ईश्वरवाद पे थी, इसलिए कई देवताओं को ये मानते नहीं थे, बस एक ईश्वर की एक सत्ता को स्वीकार करते थे। ये विचारों के केंद्र में था। ये जो विचारों के केंद्र में था एकेश्वरवाद। ये निर्गुण ब्रह्म की कल्पना करते थे, ये निर्गुण ब्रह्म की बात किया करते थे। ये धर्म के सभी कर्मकांडों का जमकर विरोध इन्होंने किया था। इनका कहना था कि जो व्याख्या के आधार होगा परंपरा और धर्म ना होकर तर्क होना चाहिए, और जो कसौटी होना चाहिए मानवीय तर्क होना चाहिए। तर्क के द्वारा हम कैसे कोई चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं, ये जो तर्क है यही कसौटी होनी चाहिए, वो जो कि मानवीय तर्क होना चाहिए, परंपरा और धर्म नहीं। लेकिन इन्होंने ऋग्वेद को सहज मन का उफान या अभिव्यक्ति कहा है और कहा है कि उपनिषदों, वेदांत के विचारों को महत्व दिया जाना चाहिए, ये हमारे मार्गदर्शक भी हो सकते हैं। धर्म से जुड़े निरर्थक कृत्य उन सब का ये खंडन किए, उनका ये रिजेक्ट किए। जैसे कि मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, बहुपत्नीवाद का विरोध किया, सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और नारी शिक्षा का भी समर्थन किया। इसके बाद देखेंगे कि राजा राम मोहन राय के 50 वर्षों के बाद बंगाल में एक और महान व्यक्तित्व आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने नारी शिक्षा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर काम किए थे। उसके बाद निर्गुण ब्रह्म, छुआछूत जिसे अस्पृश्यता कहते हैं, इन्होंने निर्गुण ब्रह्म का समर्थन किया, छुआछूत का इन्होंने विरोध किया, अंधविश्वास का इन्होंने विरोध किया, जाति भेद का विरोध किया और तर्क पर ये कहते थे कि तर्क पर कभी भी मेरा मन नहीं मानेगा कि ये जो जाति प्रथा है भारत में, जो विद्यमान जाति प्रथा है, ये ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा के माध्यम से उत्पन्न हुई है। जैसे कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य उत्पन्न हुए, पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। इसको ये तर्क के माध्यम से ये तर्क के माध्यम से हमेशा इस चीज़ का खंडन करेंगे। ये तर्क से परे मालूम होता है और मेरा मन कभी स्वीकार नहीं करेगा इस परंपरा को, ठीक है। और भी देखते हैं इनको कि बहुमुखी प्रतिभा इनको क्यों कहा जाता है। राजा राम मोहन राय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ पर उनकी प्रतिभा दिखाई देती थी, ठीक है ना।
1825 एडी में इन्होंने यानी कि राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की, जहां पर भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा दोनों की पढ़ाई होती थी। ये अपने पैसे से अंग्रेजी का स्कूल खोला। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के समर्थक थे। ये इनके दूरदर्शिता का प्रतीक है। ये कहते थे कि अंग्रेजी के माध्यम से मेडिकल और विज्ञान भारत आ सकेगा, संस्कृत के माध्यम से हम लोग पीछे और अतीत में चलते हुए चले जाएंगे। तीसरी है पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको अग्रदूत माना जाता है। उस समय भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। कई भाषाओं में अखबार एवं मैगजीन निकाले गए, जिसमें बांग्ला, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी मौजूद था। उसके बाद देखते हैं चौथा, राजा राम मोहन राय ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए ये जरूरी है कि वे अपने पिता के संपत्ति में हिस्सेदार बनाया जाए। तो ये देखिए, ये उस समय के ये कितने प्रगतिशील विचारक थे, ठीक है ना। और जो कि अभी 21वीं शताब्दी में ये बात सच हुई कि पिता के संपत्ति में पुत्री का भी हिस्सेदारी होगा। यानी कि 180 से 190 वर्षों के बाद ये जो इनकी जो विचार थे वो सच होते हुए भारत में नज़र आ रहे हैं। पांचवा था जमींदारों की आलोचना की, जो किसानों का उत्पीड़न एवं शोषण करने में लगे थे। अंग्रेजों से किसानों पर लगाए जाने वाले लगान को निश्चित कर दिए जाने की मांग की, ताकि लगान बढ़ाया ना जा सके। अकाल जैसी बुरी स्थिति में इन्होंने लगान माफ़ी की ये फरियाद किया कि अकाल के समय लगान की माफ़ी दे दी जाए किसानों को। और उसके बाद छठा है कि भारत से निर्यात सामानों पर ब्रिटेन में लग रहा आयात शुल्क को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, ऐसा चाहते थे, ताकि भारतीय जो भी थे, भारतीय छोटे मोटे जो भी उद्योगपति थे, जो भी थे, उनका सामान इंग्लैंड में आसानी से आ जा सके। कंपनी को व्यापार से एकाधिकार को ख़त्म करने की बात की, जिससे क्या होगा, जो कि उपभोक्ता को लाभ मिल सके। अगर एक कंपनी की एकाधिकार होगा तो मनमाने ढंग से वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, मूल्यों का निर्धारण करेंगे। उसके बाद भारत में ब्रिटेन की बहुत सारी सेवाएं थी, उनका भारतीयकरण करने को कहा, यानी कि भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए, भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए। इन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया। देखिए आज संवैधानिक मूल्य है, कितना इनके विचार कितने मतलब कि सॉलिड थे उस समय, ये सब सारे विचार थे। और भी देखते हैं इनके विचारों को। राजा राम मोहन राय के अन्य विचारों को देखें तो ये कहते थे कि मुकदमों की जो सुनवाई होनी चाहिए एक बेंच की जज ना करे, इसके लिए जो करे तो ज्यूरी करे, यानी कि कई जजों के बेंच मुकदमे की सुनवाई करे। और इसके अलावा भारतीय और यूरोपीय नागरिकों के बीच न्याय की समानता हो, ऐसा राजा राम मोहन राय का विचार था। राजा राम मोहन राय इतने सारे विषयों पर विचार किए, उसके बाद एवं संघर्ष भी किया। बाद में इन्हीं विचारों को लेकर हमारा स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ता है। तो देखिए कि ये कैसा बैकग्राउंड तैयार होते जा रहा है स्वतंत्रता आंदोलन का, यानी कि ये सारे विचार हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे, इसलिए इन्हें हम अग्रदूत कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ब्रह्म सभा से गठित संस्था का नाम बदलकर इन्होंने ब्रह्म समाज कर दिया था। ब्रह्म समाज सबसे पहले ब्रह्म सभा से नाम से गठित हुआ था, उसके बाद इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया। इनके मृत्यु के बाद 1843 एडी में इस परंपरा को आगे देवेंद्र नाथ ठाकुर ने बढ़ाया और 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन इस संस्था से जुड़ते हैं, ठीक है ना। और विशेष जानकारी इस संस्था के बारे में जानना है तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ, यानी कि किसी भी चीज़ की कसौटी मनुष्य की बुद्धि होती है, उसी के आधार पर उनको जांचा परखा जाना चाहिए। समाज से कुरीतियों को खत्म करें। धार्मिक मान्यताएं परंपरा हमेशा के लिए नहीं होती, उसमें परिवर्तन होते रहने चाहिए। कोई भी धर्म ग्रंथ अनुलंघनीय नहीं है। मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद और ब्राह्मणवाद का विरोध इस संस्था का मुख्य ये ध्येय था, ठीक है ना। और राजा राम मोहन राय का ये इनका नज़रिया था कि इन सब चीज़ों का विरोध होना चाहिए, कुछ चीज़ों का समर्थन होना चाहिए, जो कसौटी होनी चाहिए वो तर्क होने चाहिए, परंपरा और धर्म नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये रहा ब्रह्म समाज के संबंध में। और इनकी शाखाओं की बात करें तो इनकी शाखाएं शहरों तक सीमित रही। अब देखेंगे कि ये धीरे धीरे इनकी जो ब्रह्म समाज है, जो संस्था है, वो विलीन होते चली जा रही है, क्योंकि इनकी शाखाएं जो थी शहरों तक सीमित थी, ग्रामीण वर्ग को ये छू नहीं सकी। शिक्षित वर्ग नगरीय तक ही ये इनकी शाखाएँ सीमित रही। आंतरिक उसके बाद इस संस्था में आंतरिक कला होने लगे थे, इससे जो संगठन था कमज़ोर हो गया। ये इस संस्था में आंतरिक कला हो रहे थे, जबकि 1866 एडी के दौरान अन्य संगठन भी अस्तित्व में आने लगे थे। ये पूरी क्षमता एवं जोश के साथ काम कर रहे थे और ब्रह्म समाज में आंतरिक कला आ गया था। इस वजह से ये समाज धीरे धीरे समाप्त होता गया।
कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं आया जो राजा राम मोहन राय के बाद कि जो विलीन ब्रह्म समाज में नई जान फूंक दे। तो ये रहे अपने राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। ठीक है, अब देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान और कौन से अन्य संस्थाओं का निर्माण हुआ जिन्होंने सामाजिक सुधार का प्रयास किया। 19वीं शताब्दी के दूसरे संगठनों की बात करें तो दूसरी महत्वपूर्ण संगठन थी आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 एडी में हुई थी। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर चलता था और मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करता था। इनके संस्थापक के रूप में हम लोग दयानंद सरस्वती के जानते हैं, जिनका जन्म 1824 में और मृत्यु 1863 एडी में होती है। इन्हें कुल 59 वर्ष का समय मिलता है। ये गुजराती और हिंदी भाषा के बहुत ज़्यादा प्रचारक हुए तथा इनके एक प्रमुख किताब है, इनकी प्रमुख पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसे इन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रकाशित किया। उसके बाद देखते हैं दयानंद सरस्वती का जन्म गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये पहले बम्बई में फिर बाद में लाहौर में आर्य समाज की शाखा या केंद्र खोला था। वेदांत की शिक्षा ली इन्होंने और इनके गुरु का नाम था स्वामी विरजानंद, जो कि चक्षुविहीन यानी कि अंधे थे। ये इनके आर्य समाज के केंद्र में वेद होता है। उसके बाद ये वेदों को सत्य मानते थे और ये कहते थे वेदों की ओर लौट चलो, इनका प्रमुख कथन था। ये वेद को निश्चल मन के अभिव्यक्ति मानते हैं। हमें प्रकृति को प्राप्त करना, ये कहते थे, और प्रकृति को प्राप्त करना यानी कि जहाँ जटिलता नहीं है, जहाँ किसी भी तरह का कर्मकांड नहीं है। पूजा पाठ, पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, बलि प्रथा का इन्होंने विरोध किया, योग का विरोध किया। ये चमत्कार और अंधविश्वास का भी विरोध किए। समुद्र यात्रा का विरोध का खंडन किया, क्योंकि उस समय समुद्र यात्रा को पाप माना जाता था तथा उन्हें जाति से बहिष्कार कर दिया जाता था। ये श्राद्ध और पितृपक्ष को खंडन किए, क्योंकि ये भारतीय धर्म को दूषित कर रहे थे। ठीक है ना। बलि प्रथा, जीव प्रथा का इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा अंतर्जातीय एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। और शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो ये दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसे शॉर्ट में DAV कहते हैं, उसकी स्थापना की। इसके अलावा हम देखेंगे कि आगे चल के लाला हंसराज होते हैं, जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में DAV स्कूलों की श्रृंखला इन्होंने खोली थी। और देखते हैं इसके पतन का कारण क्या होता है। आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, यानी कि दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाए। जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई या मुसलमान बन गए थे, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो इस शुद्धि आंदोलन के माध्यम से वो हिंदू धर्म में वापस आ सकते हैं। ये जाति प्रथा का विरोध करना, आत्मसम्मान, लोगों में आत्मसम्मान की भावना बढ़ना, समाज में समानता स्थापित करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था। आर्य समाज की गलतियों की बात करें तो ये वेदों की ओर लौट चलने की बात करते हैं। ये मुस्लिम समुदाय से अलग हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय वेदों में शामिल नहीं होता है। भले ही हम परंपराओं और अंधविश्वास का खंडन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो वेदों की ओर लौट चलने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी परंपराओं में लौट रहे हैं। हम अपने अतीत का गौरवगान कर रहे हैं और यह अतीत का गौरवगान फिर से हमें आधुनिकता बोध से रोक रहा है। आर्य समाज या दयानंद सरस्वती के द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, यानी कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म या मुसलमान बन गए थे, वो वापस से हिंदू बनना चाहते हैं, तो शुद्धि आंदोलन के माध्यम से हिंदू बन सकते हैं। यह शुद्धि आंदोलन चलाने से दूसरे धर्मों में विरोध की भावना पनपेगी, यानी कि दो धर्मों को आमने सामने खड़े करके यह शुद्धि धर्म चलाया जा रहा है, यानी कि धर्म परिवर्तन का आधार अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर किया जा रहा है। इससे हम देखते हैं कि अनजाने में ही सही दो धर्मों के बीच में खाई पैदा हो गई और आगे चलकर यही सांप्रदायिकता के प्रचार प्रसार का आधार बनती है। तो ये रही अपनी सामाजिक सुधार के प्रयास भाग 1। भाग 2 में हम लोग अन्य सुधारकों को नज़र डालेंगे और कौन कौन से और सुधार हुए उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।